खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से हलचल मचा है, मथुरा से, आगरा से और तमाम कहां से किसान जो है दस्तक देना फिर से शुरू कर दिए हैं, वहीं आज हम वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि लाल टोपी में जो है मथुरा से किसान आए हुए, पश्चिमांचल से, सारे गाजीपुर से, सुल्तानपुर से, अगर नाम गिनाऊं तो शहरों के नाम कम पड़ जाएंगे। और टेंट में पूरा खचाखच किसान भरे हैं। इनकी अध्यक्षता करने के लिए हमारे साथ अतुल अंजान जी भी आए हैं। तो इन किसानों के आने का सिलसिला जो है फिर से शुरू हुआ है और जिस तरीके से तपती गर्मी बढ़ती जा रही है, किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार कील और बैरियर लगा के रोकने का लाख प्रयास कर रही है, फिर भी किसान को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। इन्हीं सब सारी बातों पे हम एक बात लंबी चर्चा करेंगे अतुल अंजान जी से कि क्या हुआ कि इतनी देर से आए और इतनी बड़े सैलाब के साथ आने का क्या कारण था। तो आइए हम पूछते हैं अतुल अंजान जी से। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, समाचार विजन के सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे हमारी बात हो रही है। आप जिस तरीके से इतने दिनों के बाद जो है उत्तर प्रदेश से, मथुरा से और तमाम जगह से किसानों को लेकर के चले हैं, तो इतना देर में आने का कारण क्या था? बहुत सही सवाल है। आप सब जानते हैं, सारे अखबारों में, सारे टेलीविजन में निकल रहा था कि अतुल कुमार अंजान कोरोना से पीड़ित है और मैं मृत्यु के जबड़े से वापस आया। 3 महीने अस्पताल में रहा। आप सबकी शुभकामनाओं से, तमाम लाखों लाख करोड़ों किसानों की शुभकामनाओं से मैं वापस आ गया, जिंदगी की लड़ाई जीत करके, और यहाँ किसानों के बीच में हूँ। मैं अगर न हूँ तो कौन होगा? आज पूरी लड़ाई तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की है। इस स्वामीनाथन आयोग को किसानों की तरफ से अकेला प्रतिनिधि मैं उस स्वामीनाथन आयोग में था। ये रिपोर्ट मैंने लिखी है। जैसे लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखते हैं, जैसे लोग दूसरे सिद्धांत लिखते हैं, ये C2+50 का MSP का फार्मूला इसी नाची शरीर का है। तो इसलिए मैं देर से आया, लेकिन हमारे तमाम साथी, ये इम्तियाज़ अहमद साहब उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष, ये महासचिव राजेंद्र यादव जी पूर्व विधायक जी हैं, और जितेंद्र भाई हैं, छीतर सिंह जी हैं प्रदेश के किसान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष। तो ये सारे लोग जुटे हुए हैं, तमाम हजार लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ से अगर ट्रेन चल जाती ना, ट्रेनें भारत सरकार ने जानबूझकर रोक रखी है, अगर ट्रेन चल जाए तो यूपी और बिहार से यहाँ एक नया बम्बई शहर। अगर ट्रेन की बातें की है तो ट्रेन से ही एक दूसरा सवाल निकलता। आज ट्रेन रोको आंदोलन का क्या कारण था? जब देश की सरकार बेशर्म हो जाए, बदजुबान हो जाए, जब बेशर्मी की हद हो जाए, जब सरकार बेनकाब हो जाए अपनी नीतियों से, लेकिन उसके बावजूद भी पर्दे से बाहर नहीं आने की तैयार हो, तब हमें जनता को और देश को बताने के लिए, मैं समाचार विजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश के तमाम बड़े बड़े चैनल और छोटे चैनल किसानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, अभी भी उगल रहे हैं। ये आग उगलना बंद करो। पंजाब के चुनाव ने बता दिया है कि देश की जनता का रुख क्या है। पंजाब की नगर पालिकाओं के चुनाव ने बता दिया है कि मध्यवर्गीय, छोटे निम्न मध्यवर्गीय शहरों में रहने वाले बाबू, कर्मचारी, छोटे व्यापारी आज किसानों की हमदर्दी में आ गए, और इसीलिए ताबड़तोड़ दुलकती पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दे दी। जिन नगर निगमों में उसके मेयर थे, वहां सफाई करने के लिए कर्मचारी भी भाजपा का नहीं जीत करके आ पाया। पंजाब में कांग्रेस ने अपना अस्तित्व जमाया है और भाजपा का और शिरोमणि अकाली दल का सुपड़ा साफ हो गया है। तो क्या इसका परिणाम हमें पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्या? पश्चिम बंगाल की सरकार में मैं नहीं जानता कि क्या होगा। सरकार चुनाव में बात होगी। चुनाव में लोगों की प्रतिक्रियाओं का, लोगों की समझदारी का, लोगों के वोट का हम आदर करते हैं। तो हम तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि पंजाब में नगर पालिका निगम के चुनाव में जनता ने अपना वोट दे करके प्रदर्शन कर दिया, इसलिए हम बोल रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि बंगाल में जिस तरीके से पूरी फौज दिल्ली सरकार की चली गई है, तड़ीपार नेता अमित शाह जी वहाँ कई बार वो आ चुके हैं। देश के घर मंत्री का काम होता है घर सुधारना, गृह मंत्री का काम होता है घर को ठीक करना, लेकिन वो वहाँ जाके क्या कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता की सरकार को उखाड़ फेंको। ये घर गृह मंत्री का काम है। तुम संविधान पढ़े हुए हो अमित शाह जी? ये क्रिकेट का मैदान नहीं कि अपने बेटे को आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया बीसीसीआई का। ये चुनाव है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी आपको समझदारी है तो गुरदासपुर के चुनाव में एक भी बीजेपी का नहीं मिला। ये जरा फिल्म एक्टर से कहिए कि इस्तीफा दे दे लोकसभा का। ये लोकसभा का इस्तीफा दे दे जिसका नाम है सनी। पहले भी एक फिल्मी सितारे को आपने वहां से लड़ाया था। उनके देहांत के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। विनोद खन्ना जी पहले थे वहां से। बंगाल के चुनाव के बारे में मैं कह सकता हूं कि कम से कम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आप सत्तारूढ़ दल के एमएलए को खरीद रहे हैं, मंत्रियों को खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं। अब ममता बनर्जी की पार्टी के जो एमएलए एमपी बिक रहे हैं वो घोड़ा बाजार के घोड़े हैं, घोड़ा बाजार के गधे हैं जो बिक रहे हैं। जनता उनको सबक सिखा देगी चुनाव में। लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब लोग भी वहाँ हैं। चुनाव के बाद मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी ने जानबूझकर अपने ऊपर हमला कराया। थोड़ा सा चोट खा गए तो तीन बुलेट प्रूफ गाड़ी केंद्र सरकार ने उनको दी है, उनको जेट सिक्योरिटी दी है। अरे अतुल कुमार अंजान पर कितने बीजेपी के लोगों ने हमले किए हैं। हमको तो कभी उन्होंने जेट प्लस सिक्योरिटी नहीं दी, बल्कि जो कुछ सिक्योरिटी थी वो भी छीन ली। हमको तो जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी मोदी जी। दीजिए ना, हम भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अगर आपका ममता से विरोध है तो हमारा भी विरोध है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं समाचार विजन से कि चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती होंगे। चुनाव के परिणाम पश्चिम बंगाल के क्या होंगे उनके लिए? खाली अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरल में भी तो चुनाव है, तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी में है, केरल में अभी लड़े थे। हमारी सरकार है कम्युनिस्टों की, वहाँ लाल झंडे वालों की सरकार है। अभी 1.5 महीना पहले ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक के चुनाव हुए, 68% वोट मिले थे लाल झंडे वालों को। सब हार गए। आपके लोग भी लड़े थे, कहीं 16 वोट, कहीं 32 वोट, कहीं क्या हुआ। सब मंत्री गए थे, नड्डा जी से लेकर के तड़ीपार नेता तक। क्या मिला वहाँ? क्या मिलेगा तमिलनाडु में? क्या मिलेगा पौंडीचेरी में? और अगर हार गए तो दिल्ली में मोदी जी इस्तीफा दोगे? तड़ीपार नेता को हटाओगे? नहीं इस्तीफा दोगे तो तड़ीपार नेता को आप हटाओगे? नहीं हटाओगे। पश्चिम बंगाल में भी मुझे लगता है कि गैर भाजपा की सरकार। जिस तरीके से मथुरा से काफ़ी जनता आई है, मथुरा के जो सांसद जो हेमा मालिनी जी हैं, मथुरा के गांव में खेतों में जा करके उन्होंने गेहूं की फसल को काटा, फोटो भी वायरल हुई थी, वीडियो भी हुई थी। आज वही हेमा मालिनी जी कहती हैं कि मुट्ठी भर किसान है जो विपक्ष से या कुछ अन्य लोगों के बरगलाने पर इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहना चाहेंगे हेमा मालिनी जी? देखिए, हेमा मालिनी जी, बीजेपी ने आपको दूसरी बार एमपी बनाया है और मथुरा के लोग बहुत रंगीन तबीयत के हैं। भगवान कृष्ण जी भी खाली गोपिकाओं के साथ नृत्य करते थे। अभी मथुरा के लोग हेमा मालिनी का नृत्य देख रहे हैं, राधे राधे कह के नचा रहे हैं। बड़े रंगीन हैं, धार्मिक हैं, आस्थाओं में लीन हैं। और हेमा जी, ये जो आप गेहूं काटने गई है, फिल्म का डायलॉग नहीं है। वैसे अच्छी लगेगी आपकी ये भी थोड़ी सी अदाकारी। जरा सा ठुमका और नचका दोनों उठा के दिखाइए लोगों को, मथुरा की जनता को। लेकिन आप हजारों हजार लोग आपका डांस अब नहीं देख रहे हैं। अब अपनी खेती और किसानी बचाने के लिए संघर्ष के मैदान में उतरे पड़े। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
बातें निकल के कई अखबारों ने भी आज छपा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का और एमएसपी का मामला है जो किसानों का है, खास करके पंजाब में। तो पंजाब में एमएसपी पे हम सब्सिडी दे देंगे और गन्ने का रेट बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा कि किसान समझने को तैयार है, अगला फैसला हो सकता है यही आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान आंदोलन को समाप्त कर दें। क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया है, जिसमें सरकारी भी है और निजी क्षेत्र की भी है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो राज्य सरकारें तय करती हैं, अभी तक गन्ने का 3 साल से तय नहीं। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों के साथ नाइंसाफी की है। ये अगर कोई फैसला करने जा रहे हैं तो इस साल से नहीं, पिछले 3 साल पुराने से वो लागू होना चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। हमारी मांग ये है कि गन्ना को 450 से 500 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम तय किए जाएं। क्या उत्तर प्रदेश की योगी मोदी की सरकार तैयार है? यही बात तो संजीव बालियान कहते थे जब वो एमपी नहीं थे और मंत्री नहीं थे, अब तो कृषि मंत्री हैं। तमाम लोग ये कहते थे, प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि घोड़े का चारा सस्ता है और गन्ना किसानों का गन्ना जो है वो बहुत ही सस्ता बिकता है। जाट समुदाय को लामबंद करने के लिए ही जो संजीव बालियान को नड्डा जी ने वो किया है और जाट को इकट्ठा कर करके इसी मुद्दे में बात करके कि किसानों की समस्याओं को हल करके जिससे अब जाट समुदाय किसान आंदोलन से हट जाए और आंदोलन ठहर जाए। ये आंदोलन किसी एक जाति का नहीं है। मार्च से जो आंदोलन पैदा हो रहा है वो सर्वजात का है, सर्वधर्म का है, सर्व विचार का है। इसमें जातियों की बुनियाद पर बांटने का काम अब मोदी जी कर चुके हैं। आप झूठ बोलने के मास्टर, आप रो रहे थे पार्लियामेंट में ना, लेकिन राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। ये जब फिल्म की स्टोरी में डिमांड होती थी रोने की, तो उनकी आंख से आंसू नहीं निकलते थे, ग्लिसरीन लगाते थे वो। लेकिन आप तो इतने बड़े महान कलाकार हैं कि आप रोते हैं और आप रुलाते हैं गुलाम नबी आजाद। आखिरी सवाल, समय का अभाव है, कई मीडिया कर्मी भी बैठे हैं, तो आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अक्टूबर तक आंदोलन खींच कर ले जाने की बात कही है कि अक्टूबर तक तो चलेगा बिंदास, किसी इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है जिस तरीके से लाल किले की घटना आई है उस पर अभी कार्रवाई चल रही है और कई लोग पकड़े भी गए, तो क्या आप उस दिन की घटना को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये चूक जो है किसानों की तरफ से हुई या सरकार की तरफ से? लाल किले की घटना आयोजित और प्रायोजित थी, लेकिन जो भी हो, किसानों ने देश के तिरंगे का अपमान नहीं किया, उसका सम्मान बढ़ाया। 2008 के संसद में पारित देश के तिरंगे के संबंध में जो कानून बना, उसमें कहा गया है कि कोई भी दल, कोई भी संस्था अपना झंडा लगा सकती है और साथ में देश का तिरंगा झंडा भी लगा सकती है, लेकिन सिर्फ एक बात होना चाहिए कि तिरंगा सबसे ऊपर हो, उसके नीचे है। तिरंगा तो हमारी जान है और शान है। लाल किले में भी हमने तिरंगे की शान रखी, वह ऊंचे था, उसके नीचे अगर कोई झंडा लग गया तो देश के लोगों का ही झंडा था, देश के धर्म मानने वालों का ही झंडा था, देश की जमात का ही झंडा था, देश की कौम का झंडा था। और ये सब मिलाकर ही तो भारतीय संविधान सबको बराबरी का हक देती है। आपको मिर्ची क्यों लगी ये बताइए? ये झूठा आरोप और झूठा तांडव मचा रहे हो, इस तिरंगे का अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिया? आपके तो अपनी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी, जिस पार्टी के आप प्रचारक रहे हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, 60 साल तक नागपुर के अंदर देश का तिरंगा नहीं झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अतुल अंजान जी ये मान रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। ये झूठ का फरेब है। ये सारा आंदोलन चलाया जा रहा है। और अगर मैं पूछ रहा हूं ना, अगर वो झंडे का अपमान है तो पुलवामा के वो लोग, हमारे 42-43 जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 300 ग्राम 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? आज तक आप नहीं पकड़ पाए। आप झंडा वाले पकड़ने वालों को, झंडा को आप ढूंढ रहे हैं। ये झंडा और डंडा बंद कर। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। सभा के जो अतुल अंजान जी से हमारी लंबी बातें हुई। अतुल अंजान जी ने हमारे सारे सवालों का, सारे
एक एक सवालों का जवाब उन्होंने खोल करके दिया। हर मुद्दे पे बेबाकी से उन्होंने अपने पक्ष को रखा और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि लाल किले पे जो झंडा फहराया गया उसमें देश का कोई अपमान नहीं था, उसका उन्होंने कई विच्छेदन भी किया किसी हर तरीके से। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से किसान यहाँ पर आए हैं मथुरा से और अन्य अन्य जिलों से, जगहों से, कुछ लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई समय के अभाव के कारण, फिर से मिलूंगा, बात करूंगा। तो किसानों की तरफ से मैं कह देना चाहता हूं सरकार को कि बगावत का खुला पैगाम देता हूं इन जवानों को, बगावत का खुला पैगाम देता हूं इन जवानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम इस सरकार की गुलाम निशानों को।